नमस्कार साथियों, हमारी इस नई श्रृंखला कट टू कट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित ऐसे छोटे-छोटे राजवंश जो इतिहास के क्रमगत अध्ययन के दौरान हमसे छूट जाते हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते, पे प्रश्न बनते हैं उन पे। क्या प्रश्न बनते हैं? कोई वंश जो है वो किस क्षेत्र में है, उसकी राजधानी क्या है, उसका संस्थापक कौन है, उसका अंतिम शासक कौन है। इन 3-4 बिंदुओं के इर्द-गिर्द प्रश्न बनते हैं, पर जैसा मैंने कहा क्रमगत अध्ययन में हम उन्हें छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो भाई मौर्य काल पढ़ा, मौर्योत्तर पढ़ा, गुप्तोत्तर पढ़ा। अब इस फ्लो में कई पैरेलल में चल रहे छोटे-छोटे राजवंश छूट गए। तो उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित छोटे-छोटे राजवंश और उनसे संबंधित कुछ जरूरी तथ्य आइए देखते हैं। पहला राजवंश है नागवंश। साथियों सीधे 4 से 5 फैक्ट लीजिए। नागवंश जो है इसका संबंध मध्य प्रदेश के विदिशा से था। यूं तो ये मथुरा का था, पर मध्य प्रदेश में इसका संबंध विदिशा से था। संस्थापक था इसका वृषनाथ, ये 2 फैक्ट हो गए। तीसरा, इसकी राजधानी थी पद्मावत या ग्वालियर। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट साथियों कि अंतिम नागवंशी शासक था गणपति नाग। ये 4 प्रश्न सीधे बनेंगे। मध्य प्रदेश में कहां ये थे, दूसरा इनकी राजधानी क्या थी, तीसरा संस्थापक कौन था और चौथा अंतिम शासक कौन था। दैट्स इट। अगला राजवंश देखते हैं, बोधि वंश। ये भी हमसे छूट जाते हैं, ये भी उन्हीं छोटे राजवंशों में से है। तो साथियों त्रिपुरी, तेवर या जबलपुर, कुछ भी दिख जाए, बात है कि ये इन क्षेत्रों पर इनका शासन था। और इसमें कुल 4 प्रमुख राजा हुए, श्रीबोधि, शिवबोधि, चंद्रबोधि और वसुबोधि। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस क्षेत्र याद रखिएगा, त्रिपुरी, त्रिपुरा या जबलपुर। साथियों अगला वंश है वकाटक वंश। वकाटक में भी आपको 5-6 फैक्ट सीधे अंडरलाइन दिख रहे होंगे। पहला फैक्ट तो ये कि बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका प्रभाव था। दूसरा, बिंद शक्ति इनका संस्थापक था। तीसरा, राजधानी विदिशा थी। देखिए एरिया जो था वो बुंदेलखंड एरिया था। संस्थापक कौन था? संस्थापक था बिंद शक्ति, पर राजधानी थी विदिशा। ओके, अब हुआ क्या, ये जो बकाटक वंश था 2 शाखाओं में बढ़ गया था। तो इसकी साथियों जो नंदीवर्धन शाखा थी उसका संस्थापक था रुद्रसेन प्रथम, और इसकी जो वत्सगुल शाखा थी इसका संस्थापक था सर्वसेन। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, नंदीवर्धन शाखा और वत्सगुल शाखा। नंदीवर्धन का था रुद्रसेन और वत्सगुल शाखा का था सर्वसेन। इसके अलावा साथियों अंतिम शासक की यदि बात करूं इस वंश की तो उसका नाम है पृथ्वी सेन द्वितीय, जिसके शिलालेख बालाघाट से भी मिले हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वकाटक वंश के राजाओं के शिलालेख, सिक्के, ये सब कहां से मिले हैं, तो बालाघाट आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगला वंश देखते हैं, ओलीकर वंश। ओलीकर वंश जो है साथियों ये दसपुर मतलब मंदसौर से संबंधित। देखिए टिक वाली चीज देखनी है बस, मंदसौर और दसपुर क्षेत्र से इनका संबंध है। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि पहला राजा था जयवर्मन, जिसने ओलीकर वंश की स्थापना की थी। बस ये 2 बातें याद रखना है। अगला देखें, पांड्य राज्य। पांड्य राज्य से संबंधित 3 फैक्ट, स्थान अमरकंटक, संस्थापक जयबल और अंतिम शासक भारत बल। जैसा मैंने कहा छोटे छोटे राजवंश से ये प्रश्न बनते हैं। कौन सा क्षेत्र था? अमरकंटक क्षेत्र था। संस्थापक कौन था? जयबल था। और अंतिम शासक कौन था? भारत बल था। अगला वंश देखते हैं साथियों, शैल वंश। सेम पॉइंट, स्थान महाकौशल, प्रथम शासक श्रीवर्धन और अंतिम शासक जयवर्धन द्वितीय। साथियों सीधे प्रश्न आएगा शैल वंश कहां का है, तो आप महाकौशल लगा दीजिएगा। इसके अलावा बालाघाट से इनके साक्ष्य मिलते हैं, यह भी प्रश्न आता है, रधौली बालाघाट का संबंध किस राजवंश से है, तो आप लगाइएगा शैल वंश से है। संस्थापक और अंतिम शासक दोनों आपने देख लिए। बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की, तो फिर वही स्थान कौन सा था इनका, तो महाराष्ट्र का म्यानखेड़ और मध्य प्रदेश का बैतूल। तो बैतूल टिक करिएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल से राष्ट्रकूट वंश का संबंध है। नंबर 2 संस्थापक की बात करूं तो दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। इसके अलावा कुछ नहीं देखना, बैतूल क्षेत्र से संबंध है। और दूसरा दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। 2 बातें आपको राष्ट्रकूट वंश से संबंधित याद रखनी है। गुर्जर प्रतिहार की हम बात करूं साथियों तो सीधी बात याद रखना है, उज्जैन से इसका संबंध है और संस्थापक है इसका नागभट्ट फर्स्ट। उज्जैन से संबंध है,
और संस्थापक है नागभट्ट फर्स्ट। ये आपको दो बातें याद रखनी है। जैसा मैंने कहा, पढ़ने के क्रम में हम अमूमन छोड़ देते हैं। कट टू कट श्रृंखला का उद्देश्य यही है। क्या उद्देश्य बताया था मैंने? उद्देश्य साथियों, ऐसे बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना जो जनरली आप छोड़ देते हैं, और उन बिंदुओं से संबंधित जरूरी तथ्य आप तक प्रोवाइड करवा देना यदि आपके पास नहीं है तो। जरा देखिए, चंदेल वंश की बात करूं तो 3 फैक्ट सीधे। स्थान खजुराहो, संस्थापक के साथियों ननुक, और अंतिम शासक है परमार्दिदेव। ये 3 फैक्ट याद रखना है आपको चंदेल से संबंधित। बाकी थ्योरी आप पढ़ते हैं, जैसा मैंने कहा बाकी आप सब पढ़ लेते हैं, वो सब बताने में नहीं आया हूं। देखिए, परमार वंश कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप विस्तृत अध्ययन करते हैं इसका। आप पूरे इसके राजाओं को देखते हैं, राजा भोज को देखते हैं, बागपति मुंज को देखते हैं, सब देखते हैं, सियक द्वितीय को देखते हैं। पर मैं उन वंशों तक ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं साथियों जो आपसे छूट जाते हैं, जो कि मेरी कट टू कट श्रृंखला का उद्देश्य है, पर्पस है। उन चीजों पर ध्यान आकर्षित करना जिन पे हम ध्यान नहीं देते, प्रश्न आते और हम अरे यार बोल के आगे बढ़ जाते हैं। पछताने से कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन चाहिए, एक्सक्यूज से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, कलचुरी वंश की बात करूं तो कलचुरी की कुल 3 शाखाएं थी, ये हमें याद रखनी है। एक शाखा त्रिपुरी मतलब जबलपुर में थी, दूसरी शाखा महिष्मती मतलब महेश्वर खरगोन में थी, और तीसरी शाखा रतनपुर छत्तीसगढ़ में थी। अब इन तीनों से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो रतनपुर वाली पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम उन दो पे चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश में है। पहला त्रिपुरी शाखा और दूसरा महिष्मती शाखा। तो साथियों, त्रिपुरी शाखा की बात करूं तो त्रिपुरी नाम से समझ में आ रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से। अच्छा, संस्थापक कौन था? संस्थापक था कोक्कल फर्स्ट मतलब कृष्णराज, ये संस्थापक था, दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी शाखा थी महिष्मती शाखा, ये महिष्मती नाम समझ में आ रहा है महेश्वर में है, और संस्थापक इसका था कृष्णराज। अब देखिए, पढ़ते वक्त हम ये ध्यान नहीं दे पाते, कलचुरी वंश को पढ़ के जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो साथियों, एक शाखा जो त्रिपुरी में थी उसका संस्थापक था कोक्कल फर्स्ट, और जो महिष्मती में थी उसका संस्थापक है कृष्ण राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर से हमें चर्चा नहीं करनी क्योंकि छत्तीसगढ़ में चला गया। परिव्राजक वंश, परिव्राजक वंश सीधे प्रश्न आएगा कौन सा क्षेत्र, तो आप लगाइएगा पन्ना बुंदेलखंड, और संस्थापक पूछा जाए तो साथियों देवादय लगा दीजिएगा। ये दो बातें याद रखना, सीधे फैक्ट आएगा। परिव्राजक वंश का संबंध कहां से है? तो पन्ना से है, बुंदेलखंड से है, और शासक कौन था? देवादय। उच्च कल्प राज्य पे प्रश्न बनता है। उच्च कल्प मतलब क्या? तो आप टिक लगाइएगा ऊंचा हरा। उच्च कल्प मतलब ऊंचा हरा क्षेत्र, मतलब वर्तमान का सतना। ये दो बातें याद रख लीजिएगा। सीधे प्रश्न पूछा जाएगा उच्च कल्प क्षेत्र कहां है, तो आप सतना टिक लगा दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा इससे। माघ वंश यदि पूछे तो दो फैक्ट बता रहा हूं। पहला क्षेत्र है बघेलखंड, और दूसरा प्रथम शासक था भीमसेन। माघ वंश आपसे पूछें तो आप बस यही लगाएंगे, मग वंश, बघेलखंड और भीमसेन। साथियों, इसके अलावा आखिरी वंश जो है हमारा, जो आप पढ़ते वक्त छोड़ देते हो, ध्यान नहीं देते हो, कच्छवाह वंश या कच्छप घात वंश। तो साथियों, यदि इसका पहला शासक पूछे आपसे तो टिक लगाइएगा लक्ष्मण या वज्रदामन, और क्षेत्र यदि पूछें तो आप ग्वालियर बताइएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास। देखिए, मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया हमारे नोट्स में। मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित वे छोटे छोटे राजवंश जिनके क्षेत्र, जिनकी राजधानी, जिनके संस्थापक राजाओं के नाम आप ध्यान से नहीं पढ़ पाते या आपसे छूट जाते हैं। यदि आपके नोट्स में ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो इस वीडियो के बाद नोट डाउन कीजिए, और यदि आपके पास है तो अपने रिवीजन के बाद इस वीडियो को देख के इस चीज पे एक बार जरूर नजर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।